सभी मित्र साथी दोस्त सबको हमारा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सबको सुबह का नमस्कार। आज विद्यार्थियों आपके बीच हम भारत में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के रूप में तीसरे पार्ट पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर ये अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ उपस्थित हैं। बताते चले विद्यार्थी लोग आप लोगों के सामने आप लोगों को कि हमने पहला जो पार्ट लेके आए थे वहाँ हमने देखा योजना आयोग है क्या, योजना आयोग का उद्देश्य हमने सामने रखा और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है और क्या उसका रोल होता है 5 ईयर प्लान में, वो हमने आपको विधिवत तरीके से बताया था पार्ट 2 में। अब आज आपके बीच हम 12वीं पंचवर्षीय योजना लेकर के आए हैं, क्योंकि पता आपको होना चाहिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951 से होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल 1951। जरा देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, क्या कह रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत जो होती है, उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये चीज पहले तो ये जान लीजिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत ने जो रास्ता विकास का अपनाया वो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। तो पहली जो भारत में पंचवर्षीय योजना चली आज़ादी के बाद वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ये 5 वर्ष की 5 ईयर प्लान होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक और फिर 61 से 66 और फिर 66 के बाद आपको याद रखना चाहिए इसी बीच 2 भारत ने युद्ध झेला, एक भारत पाकिस्तान, एक भारत चाइना। एक में भारत को जीत मिली और एक में भारत को हार मिली। कुल मिला जुला के इसके बाद भारत में इतने संसाधन नहीं थे कि भारत तय समय सीमा में चौथी पंचवर्षीय योजना चला सके। इस नाते हम लोग देखेंगे कि 1966 के बाद 1969 तक एज योजना अवकाश के रूप में भी हम लोग याद करते हैं। तो वहां से होते हुए अब तक भारत में टोटल कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, क्योंकि जैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा होती है, क्योंकि आपको साथी लोग याद दिला रहे हैं, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, कि 1 जनवरी 2015 से जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसको प्रतिस्थापित कर दिया नीति आयोग, क्योंकि जब देश के नए प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे क्या लाया गया? नीति आयोग। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, आज उसी के बारे में विद्यार्थी लोग हम लोग पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे कि उस 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या उसकी विशेषता है, क्या खासियत है, वो हम आपके सामने आज लेकर के आए हुए हैं। पहला प्रश्न तो ऐसे याद रख लीजिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या होती है? कब से स्टार्ट हुई, अब कब जाके समाप्त हुई? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत के संदर्भ में अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो इस नाते विद्यार्थी लोग अब विशेष रूप से इसको हाईलाइट करिएगा, याद करिएगा, ताकि आपको दिक्कत कहीं से ना हो। तो देखिए, हमने बाकायदे एकदम ड्राफ्ट कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। अगर प्रश्न देखिए, प्रश्न की जो शुरुआत होगी कि भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है। अवधि का मतलब ये है कि समय सीमा क्या है, कब से कब वो चली है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017
कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अब आप समय सीमा जान लेने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि मुख्य फोकस किस पे था, मतलब किसको टारगेट किया गया था, क्या मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय था। तो एक शब्द आपको दे रहे, समावेशी विकास, जिसे आप कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उस 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास की बात की गई। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में प्रश्न ऐसे आ जाए साथी लोग, मित्र लोग, कि भारत में कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका प्रमुख लक्ष्य समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट रखा गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना मत लिख दीजिएगा मित्र लोग, विद्यार्थी लोग। सबसे पहले जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, वहां पर समावेशी विकास की बात की गई। और समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि अब तक जो विकास की मुख्य धारा से छूट गए हैं, वंचित हो गए हैं, जिन तक विकास नहीं पहुंचा है, उनको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना ही क्या कहलाता है? समावेशी विकास। तो याद करिएगा, मतलब इस क्योंकि आप विजिट कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ, तो अगर प्रश्न आता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पहली बार समावेशी विकास था, तो याद रखिएगा साथी लोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर मान लीजिए जरा प्रश्न को जरा और अगर क्लोज करता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना था जहां पर अधिक गहन, अधिक समावेशी विकास की बात की गई, तो साथी लोग याद रखिएगा, अधिक गहन, अधिक समावेशी विकास का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो कौन सा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब अधिक गहन की जो पूरी तरीके से सबको कवर करे। क्यों भाई? अगर हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति, एक भी इंसान, एक भी नागरिक अगर विकास से वंचित होगा तो समावेशी विकास नहीं होगा। क्यों साथी लोग? आप ही खुद बताइए कि अगर संपूर्ण भारत के विकास के बिना क्या देश का विकास हो जाएगा? नहीं। तो देश का जब तक एक एक नागरिक का विकास नहीं होगा, जन जन का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा देश की जनता होती है। तो कहीं ना कहीं मित्र लोग याद करिएगा कि अगर प्रश्न आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या था, अधिक गहन, अधिक समावेशी विकास की मतलब अब सब तक विकास पहुंचाना है, पूरी तरीके से विकास पहुंचाना है। जो भी सरकार अपना कल्याण करने के लिए देश के नागरिकों के लिए जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम लाती है, कल्याणकारी योजना लाती है, वो देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अधिक गहन, अधिक समावेशी विकास। तो याद होना चाहिए। अच्छा चलिए कुछ और फैक्ट जरा हम लोग जान लीजिए। मान लीजिए कि प्रश्न ऐसे आता है, क्योंकि हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ना है तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपके बारे में। मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, किस पंचवर्षीय योजना में? तो याद रहेगा आप लोगों को, क्लियर है? चलिए हम बता देते हैं कि गरीबी हटाओ का जो नारा है, क्या कह रहे हैं? गरीबी हटाओ का जो नारा है वो आपकी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय कह लीजिए कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, गरीबी हटाओ का जो नारा है ये दिया गया 6वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में दिया गया? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा, अगर प्रश्न आता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां पर मानव विकास को सबसे केंद्र में लाया गया, तो उत्तर आएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर मान ली प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में गरीबी मिटाने के लिए, पॉवर्टी रिमूव करने के लिए सबसे अधिक योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुई, तब भी उत्तर आपको देना होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना।
अगर प्रश्न आता भारत में कृषि का विकास का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। बृहद उद्योगों की विकास की बात मतलब किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई है? सेकेंड 5 ईयर प्लान में बात की गई है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हमारी आती है आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तो इन तमाम फैक्टों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस का हिस्सा है वो अंतिम 5 ईयर प्लान पढ़ाना है। तो इस नाते इन तमाम बातों को आपको याद रखना पड़ेगा साथी लोग। चलिए अब देखिए, हमने देख लिया कि भारतीय जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितना है? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। और फिर हम लोगों ने देख लिया कि प्रमुख उद्देश्य मतलब क्या रहा है? अधिक गहन, अधिक समावेशी विकास। एक बात और देख लीजिए, जितने 5 ईयर प्लान चलाए गए हैं वो कहीं ना कहीं विशेष मॉडल पर आधारित। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना आप लोग देखेंगे हैरा-डोमर मॉडल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल है। मगर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ऐसी किसी विशेष मॉडल पर आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ किसी विशेष मॉडल की चर्चा नहीं है, तो कहीं किसी प्रकार को आपको दिक्कत मतलब होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए, प्रश्न ऐसे बनेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया? जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया? तो याद रखिएगा, देखिए साफ साफ लिखा है कि 8%। कितना है? 8%। तो अगर मान लिया जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो वार्षिक विकास दर या सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं या विकास दर कहते हैं, कितना रखा गया? उत्तर क्या निकल के आएगा? 8%। कितना परसेंट? 8। इसको रेड डालिएगा एकदम। हम इसीलिए ऐसे बार बार आपको मतलब दोहरा रहे हैं ताकि विद्यार्थी लोग को एकदम माइंड में एकदम पूरी तरीके से मतलब एंट्री हो जाए, ताकि प्रश्न जैसे आए देखें एमसीक्यू का फटाफट मतलब क्या नाम है कि निशान लगता चले जाए सही पे और आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। चलिए आगे चलिए। अब प्रश्न देखिए, यहां पे दिया है कि कृषि का विकास कितना रखा गया है। तो यहां पर देखिए कृषि का विकास 4%। कितना? 4%। बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। प्रश्न ऐसे आएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कि कृषि के विकास दर का लक्ष्य कितना परसेंट रखा गया है? उत्तर क्या निकल के आएगा? 4%। इसके बाद आगे देखिए, अब आगे कई तमाम जो क्षेत्र हैं, जैसे वार्षिक औद्योगिक विकास जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कितना है? 7.6%। और इसके अंदर जो मतलब उप क्षेत्र हैं जरा उनके बारे में चर्चा कर लीजिए। खनन एवं उत्खनन जो है 5.7%, विनिर्माण 7.1%, विद्युत गैस जल आपूर्ति 7.3% और निर्माण का जो मतलब विकास रखा गया इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में कि 2012 से लेकर के 2017 तक, क्योंकि देश की अंतिम इतिहास बनेगा ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा 9.1। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, हम स्टार लगा दे रहे हैं। वार्षिक जो सेवा क्षेत्र का हमारा विकास है, आज आपने देखा होगा, आज की तारीख वर्तमान बात किया जाए, भारत में कुल जीडीपी में सबसे अधिक अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो सर्विस सेक्टर कर रहा है। मगर जरा यहां देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें जो लक्ष्य रखा गया सेवा क्षेत्र का विकास दर 9.1। अब जरा देखिए, जरा देखा जाए कि जो हमारी बेरोजगारी है, जो हमारी गरीबी है, उसको रिमूव करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, उसको कब तक कितना सॉर्ट आउट करना है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर के सृजन की बात की गई है। क्योंकि कृषि को छोड़ करके, एग्रीकल्चर को छोड़ करके युवाओं को भारत के 5 करोड़ इससे मतलब रोजगार की बात की गई है। काश अगर ये पूरा करती योजना अपने लक्ष्य में, हम समीक्षा करेंगे, मगर इसके बाद पहले सकारात्मक चीज देख लेते हैं। तो कितने करोड़ रोजगार की बात की गई है, नए अवसर की बात की गई है 5 करोड़। इसके बाद देखिए साफ साफ कहा गया कि 2017 तक, याद करिएगा मतलब विद्यार्थी लोग, 2017 तक जो निर्धनता अनुपात है उसके वर्तमान स्तर में 10% की कमी लाने की बात इस कह लीजिए कि जो 5 ईयर प्लान है 12वीं पंचवर्षीय योजना की, यहां पर चर्चा की गई है। आगे देखिए कि जो हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है उसमें भी कमी लाने की बात की गई है। तो जरा देखिए कितना है
कि शिशु मृत्यु दर जो मतलब है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 25 पॉइंट, और फिर जो की मातृत्व मृत्यु दर है 1 लाना है प्रति 1000 स्तर तक पहुंचाना है। अब समझिए, अब आगे ये कहा है कि योजना के अंत तक जो कुल प्रजनन दर है, प्रजनन दर एक बड़ी समस्या होती है। हाई प्रजनन दर देश में बड़ा पॉपुलेशन क्रिएट करती है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कम करने के लिए 2.1 कितना 2.1 तक लाने की बात की गई है। और कब तक लाने की गई है? योजना के अंत 2017 तक। इसके बाद देखिए बड़ी बात यह है कि आखिर अगर हम शहरों का विकास किए तो क्या किया जब गांव का विकास नहीं होगा। क्योंकि नेहरू और गांधी जी अक्सर कहते थे अगर हिंदुस्तान को अगर रियल में देखना है तो जरा गांव में जाकर के देखिए वास्तव में हिंदुस्तान है क्या। तो यहां पर भी देखिए गांव के विकास के लिए, गांव को चमकाने के लिए, गांव में मतलब बिजली पहुंचे, इसके लिए कहा गया कि योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण का भी लक्ष्य पूरा करना है। इसके बाद देखिए फिर गांव की बात वही चल रही है, क्योंकि गांव खलियान देश बहुत याद आता है। तो उस गांव में सड़कों का मतलब कहीं ना कहीं होना अनिवार्य है, और ऐसे सड़कें जो मुख्य सड़कें हैं उनको मतलब क्या नाम है कि 12 मासी सड़कों से जोड़ देना है, ताकि मतलब क्या नाम है कि लोग जो उनका लिंक रोड है वो पूरी तरीके से हाईवे से क्या हो जुड़ जाए। इस प्रकार की संकल्पना 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इसके बाद देखिए टेलीडिसिटी की बात करें 70% करना है। फिर बहुत देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करिएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें देखिए सकल निवेश दर जीडीपी का 38.8% रखा गया है। सिंपल सी बात है, जितना अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, जितना निवेश होगा, मान के चलिए कि देश का विकास उतना अस्थाई और उतना सतत होगा। और यही संकल्पना यहां दिखाई दे रही है कि योजना के मतलब क्या, इस योजना में सकल निवेश 38.8% और सकल बचत दर कितना करना है 33.6%। मित्रों साथियों, जितने भी विकासशील देश होती हैं उनमें प्रदर्शन प्रभाव इतना ज्यादा होता है, इतना दिखावा होता है कि बचत क्षमता कम पाई जाती है। और बचत क्षमता कम होने के नाते कैपिटल गेन नहीं हो पाता है, पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। और साथ ही लोग आप खुद समझदार हैं कि अगर पूंजी निर्माण नहीं होगा तो फिर कैसे भविष्य का हिंदुस्तान, बेहतर हिंदुस्तान, खुशहाल हिंदुस्तान कैसे आखिर तैयार होगा। इसी संकल्पना को यहां पर भी लाया गया है कि बचत दर को बढ़ा करके जीडीपी कितना करना है इस योजना के अंत तक 33.6%। इसके बाद देखिए मतलब क्या नाम है कि विनियोग बढ़ा करके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जीडीपी का 9% करना है। और जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है, जो हमारा इन्फ्लेशन है, क्या है इन्फ्लेशन है, जो हमारी मुद्रास्फीति है। और पता है मुद्रास्फीति बेटा भारत में 2 प्रकार से मापते हैं। एक अभी तो जो जब तक यहां तक बात चल रही है 12वीं तक तो होल प्राइस इंडेक्स का ही सहारा लेते थे, WPI का ही लेते थे। और आज वर्तमान में तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगभग सार्वजनिक रूप से वही मान्य हो रहा है। आप लोग आर्थिक समीक्षा देखते हैं उसी का नाम आता है। मगर यहां तक की बात जो की जा रही है, जो थोक मूल्य सूचकांक है वो औसतन 4.5 से 5% के बीच रखने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, ये जो सबसे निर्णायक चीज निकल के आ रही है, हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारी राजकोषीय घाटा है, उस राजकोषीय घाटा को मतलब क्या नाम है कि कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2000 मतलब कह लीजिए कि 17 तक, वो कितना रखा गया है कि 3.25, कितना 3.25। ये महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि राजकोषीय घाटा का बढ़ना कहीं ना कहीं देश के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो मतलब वो असंतुलित होगा, भुगतान शेष घाटे में जाएगा, कहीं ना कहीं देश हमारा कर्ज में क्या होगा डूबेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम खाद्य स्फीति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें हर हाल में कृषि को सर्वोच्च वरीयता स्तर पर रखना पड़ेगा। कृषि हमारी अगर बेहतर करेगी, कृषि हमारी अच्छा विकास करेगी, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि जो खाद्य स्फीति है, जो मुद्रास्फीति, जो खाद्य की कमी के नाते होती है, वो शायद मतलब समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो साथी लोग पूरी तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट है वो हमने आज आपके सामने यहाँ पर रखा है।
और अगर कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें सुझाव दीजिएगा और हम हमेशा आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी कोई समस्या होती है इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, वो चाहे माइक्रो हो, चाहे मैक्रो हो, चाहे इंडियन हो, कहीं से पब्लिक फाइनेंस हो या मॉनेटरी का हो, आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं आपकी समस्या को समाप्त करें और आपको विजेता बनकर उभारे, क्योंकि आज पहचान अगर समाज में आपको अपनी बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। तो साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, आपकी जीत होना तय है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।